सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, न्यूज़ पंच के साथ मैं हूँ महरूख शहरियार। इसराइल की लबनान के खिलाफ जारहत मशरिक़ वुस्ता में अमन के ख्वाब को चकनाचूर कर रही है। जंगबंदी की खिलाफ वर्जी पर ईरान की तरफ से आबनाए हर्मुज़ एक बार फिर बंद कर दी गई है, मगर अमरीकी सदर की मुनाफिकत तो देखिए कि इसराइल के बजाय फिर भी ईरान पर बरस रहे हैं। ट्रंप ने एक बार फिर से खबरदार किया है कि अगर किसी भी वजह से सूरत हाल गैर मुतवक्के होती है तो ईरान पर पहले से ज़्यादा बड़े और ताकतवर हमले किए जाएंगे। ट्रंप की ईरान को असलहा फराहम करने वाले ममालिक पर 50% टैरिफ और जंग में साथ ना देने वाले ममालिक के खिलाफ भी कार्रवाई का ऐलान सामने आया है। अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक कांग्रेस के 24 से ज़ायद डेमोक्रेट्स बताए जा रहे हैं, उन्होंने धमकियों के बायस अमरीकी सदर को ओहदे से हटाने का मुतालबा कर दिया है। दूसरी जानिब बरतानवी अखबार है फाइनेंशियल टाइम्स, वो भी ये क्लेम कर रहा है कि ईरान और अमरीका के दरमियान जंगबंदी से कबल ही वाशिंगटन ने पाकिस्तान पर सिफारती दबाव डाला ताकि तेहरान को आर्जी जंगबंदी पर आमादा किया जा सके। उधर ईरानी वजीर खारजा ने ट्रंप की धमकी पर रद्द अमल देते हुए कहा है कि अमरीका को अमन या फिर इसराइल के जरिए जंग में से किसी एक का इंतखाब अब करना होगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने भी इसराइल के लबनान पर हमलों की शदीद मजम्मत की है। वजीर आजम ने कहा है कि सीज़ फायर की खिलाफ वर्जियाँ अमन अमल की रूह को मुतासिर कर रही हैं। फ्रांसीसी सदर की बात कर लें तो वो भी लबनान में इसराइली हमले रोकने पर जोर दे रहे हैं। उधर ईरान के वजीर खारजा अब्बास अरागची और सऊदी अरब के वजीर खारजा फैसल बिन फरहान के दरमियान भी टेलीफोनिक रब्ता हुआ, जबकि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से भी ईरानी वजीर खारजा अब्बास अरागची ने टेलीफोन पर गुफ्तगू की है। उम्मीद यह है कि इन कशीदा हालात के बावजूद भी अमरीकी नायब सदर JD वेंस और ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर बाकर कालिबाफ की जल्द पाकिस्तान आमद मुतवक्के है। अब क्या पाकिस्तान अमन के लिए राह निकालने में कामयाब हो पा रहा है? मुज़ाकरात किस तरह से आगे बढ़ेंगे, इसी पर आज प्रोग्राम में बात करेंगे। सीनियर पैनलिस्ट एहतशामुल हक साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इसके अलावा इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स हमें ज्वाइन कर रहे हैं। डॉक्टर कमर चीमा साहब, दोनों को वेलकम करेंगे। एहतशाम साहब, अब चूँकि आप खुद शहर इक़्तिदार में बैठे हुए हैं, वहाँ पर बड़ी हलचल है, सिक्योरिटी काफ़ी ज़्यादा सख्त वहाँ पर देखी जा रही है, 2 दिन की छुट्टियाँ दे दी गई हैं। अब वहाँ पर हम देख रहे हैं कि वफूद की आमद का सिलसिला शुरू हो चुका है। जो बड़ी आमद है वो कल यानी जुम्मे के रोज़ बताई जा रही है। किस तरह से देख रहे हैं ये मुज़ाकरात, किस तरह से आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, और क्या ये मुज़ाकरात आगे बढ़ भी पाएंगे? देखिए, हमारा कोशिश तो बड़ी की जा रही है कि किसी तरीके से ये जो अब हमने देखा है कि एक तातुल थोड़ा सा नज़र आया है, जिसमें आपने देखा प्रेसिडेंट ट्रंप भी और JD वेंस भी कह रहे हैं कि इस माहदे में लेबनान पे हमला करना जो है ना वो इसमें शामिल नहीं था, जबकि सारी दुनिया कह रही है कि उसमें शामिल था। लेटेस्ट ये है, थोड़ी देर पहले एक नया स्टेटमेंट शायद आपकी नज़र से गुजरा होगा, डॉक्टर चीमा ने ज़रूर देखा होगा। यूरोपियन यूनियन ने बाकायदा तौर पे कह दिया है कि जी ये जो माहदे में चीज़ें तय हुई थी जिसमें लेबनान पे हमले बंद करने थे, वो जो कहा गया था कि ईरान के तहदियों पे हमले नहीं होंगे, इसको शामिल किया जाए। देखिए मारूफ, बड़ा शदीद सफारती तौर पर प्रेसिडेंट ट्रंप पे दबाव है, नेटो का, यूरोपियन यूनियन का, अगर जो किसी की परवाह नहीं करते। एक बात मैं आपको कह सकता हूँ और ख़बर के तौर पे आपको बता सकता हूँ कि देखें, कल रात से जो जिस तरीके से सिचुएशन बदली है, हमारे फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब जो है ना वो सबसे राब्ते में, जिस तरीके से एक मिलिट्री डिप्लोमेसी को आगे लेके चल रहे हैं, और वहाँ से जो इत्तलात आ रही हैं, हमने उनको ये बताया, जो मेरी इत्तला है कि देखें ये अगर आप चाह रहे हैं, प्रेसिडेंट ट्रंप की तरफ से कहा जा रहा है गेट इट डन इमीडिएटली, वो है गेटिंग लेट, यहाँ तक की बातें हो रही हैं, तो उनको ये बताया जा रहा है कि आप हमारे लिए मुश्किल पैदा कर रहे हैं और अल्टीमेटली अपने लिए मुश्किल पैदा कर रहे हैं। वो चीज़ें जिन पे एग्रीमेंट हुआ, जिन पे तय हुआ, जिसको आपने खुद ट्वीट करके कहा कि 10 पॉइंट जिन पे हैं इनके ईरान के, उन पर बातचीत हो सकती है, तो आप इससे क्यों पीछे हट रहे हैं? देखें, उन पे एक बड़ा शदीद सहूनी लॉबी का है मारूफ, और दूसरा पब्लिक ओपिनियन इतनी उनके ख़िलाफ़ हो गई है। वो फंस गए हैं कि किधर जाएँ, इसराइल की तरफ जाएँ, फंसते हैं, ईरान के लिए बातचीत करें तो उनके लिए अपने मुश्किलात पैदा हो रही हैं। अब देखें, 2 चीज़ें बड़ी वाज़ेह तौर पे साबित हो रही हैं। एक तो है कि सब लोग आ रहे हैं वहाँ, अच्छी बात है, जो इसमें कहते हैं क्राइसिस में एक अपॉर्चुनिटी भी होती है। ये जो लास्ट मिनट पे आपने देखा जिस तरीके से लेबनान पे हमले के बाद एक बहुत ही सूरत हाल नाजुक उसमें चली गई है, अब ये उनको एहसास दिलाया जा रहा है कि जी इसको तो यू गॉट टू डू इट। अमेरिका को बताया कि अगर नहीं बंद करते तो बहुत सारे इशारे बता रहे हैं कि ईरान किसी सूरत में इसके लिए तैयार नहीं होगा, लिहाजा आप ये छोड़ दें, क्योंकि आप जीत के तो आए नहीं हैं।
इस जंग में तो लोग तो कह रहे हैं कि ईरान जीता, आप नहीं जीते हैं। तो ये तो आप तो डिक्टेट उस वक्त करते हैं कि जब आपने जंग जीती हो, जब हथियार डाल दिए हो आपके मुखालिफ ने, आपके दुश्मन ने। वो तो हुआ नहीं है। नतीजतन अगर आपको चाहिए फेस सेविंग, और तो फिर उन्हें भी कोई सेफ एग्जिट चाहिए हर तरह से, ईरानियों को भी। और वो कह रहे हैं जब आपने खुद जो बातें की थी उससे आप पीछे क्यों हट रहे हैं। दूसरी बात मारूफ जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो देखें न्यूयॉर्क टाइम ने जो कल लिखा है उसमें वो कह रहे हैं कि 3 पहले पावर सेंटर थे दुनिया के, रशिया, चाइना, अमेरिका। वो कहते हैं चौथा जो है ना वो बन गया ईरान। वो कहते हैं वो ग्लोबल इकोनॉमी को कंट्रोल करेगा। हाँ। आप नहीं कह रही, मैं नहीं, वो ये बातें कर रहे हैं। और दूसरी बात है, इंपॉर्टेंट बात है, उसके बाद डॉक्टर सीमा से बात करेंगे। वो कहते हैं कि जंग में पहली कैजुअलिटी सच की होती है। अब ये कहा जा रहा है कि कहाँ गलती हुई। अमेरिका के सारे बड़े बड़े अदारे, एजेंसी ये देख रही हैं कि गलती कहाँ हुई। अब उनको पता चला है कि जिस तरीके से रजीम चेंज करने के लिए इराकी कुर्दों को बेताशा अमेरिका ने असला पहुँचाया, वो असला ईरान में पहुँच गया था। उसके पहुँचने के थोड़ी देर बाद स्कूल की बच्चियों पर हमला किया गया, 160 बच्चियां जो ना शहीद कर दी गई। पब्लिक ओपिनियन इतनी तेज़ी से बदली कि कुर्द वहाँ से भाग गए और वो असला भी तितर बितर हो गया। तो वो रजीम चेंज के कॉन्टेक्स्ट में जो कुछ होना था वो भी नहीं हुआ। तो मेरा ख्याल है बैक टू बैक ह्यूमिलिएशन है अमेरिकन के लिए और इजराइल के लिए। लेकिन इजराइल को और बुद्धि को तो परवाह नहीं है। अमेरिका के स्टेक्स बहुत हाई हैं। अब देखना ये कि कहाँ पे कन्वर्जेंस ऑफ इंटरेस्ट होगा। लास्ट मिनट जो एफर्ट हो रहे हैं, अभी तक जो एफर्ट हो रहे हैं, भी इतला है, उनको बताया जा रहा है कि इससे पीछे हट जाएं, लेबनान को शामिल करें, अदरवाइज ये पीस प्रोसेस जो शुरू है खुदा ना खास्ता ये कोलैप्स हो सकता है। जी मारो। ठीक है डॉक्टर साहब, अब आप किस तरीके से इसको देख रहे हैं कि जो मुज़ाकरात का अमल एक आगे बढ़ा है, ज़ाहिर है पाकिस्तान की बड़ी ज़बरदस्त कोशिश है, सिफारती सतह पर हम देख रहे हैं कि हर कोई पाकिस्तान और इस्लामाबाद की बात कर रहा है। ये इस्लामाबाद अकॉर्ड होता हुआ नजर आ रहा है, या फिर ये जो लेबनान वाला इशू है ये आड़े आ सकता है? क्योंकि गुज़िश्ता रात भी हम देखें, अभी जो रिसेंट बयान आया है वो कालीबाफ भी ये बात कर रहे हैं, और इसके अलावा अब्बास अरागची ने भी कहा है कि ये भी तो इंपॉर्टेंट शर्त है कि लेबनान पे किस तरह से अटैक हो रहे हैं, उन पर इस तरह से अटैक होते हुए तो हम इसको एक्सेप्ट नहीं कर सकते, हम फिर मुज़ाकरात की जानिब नहीं बढ़ सकते। जी बहुत शुक्रिया आपका और एहतशाम साहब का। देखिए मुझे ऐसे लगता है कि सुनने में आया कि अभी ईरानी सफ़ीर ने इस्लामाबाद में एक ट्वीट की और बाद में डिलीट कर दी है। अच्छा। और उसमें यही था कि हम जो है डिस्पाइट द फैक्ट के चैलेंजेस हैं लेबनान में, लेकिन जो डेलीगेशन है वो आएंगे। मुझे ऐसे लगता है कि कल जो हमला इजराइल ने लेबनान पे किया वो बहुत हैवी हमला था, और उससे ये पता चलता है कि बड़ी को 250 से ज़्यादा लोग जो हैं वो वहाँ पे लोगों की जान गई है। उससे ये पता चलता है कि इजराइल को पता था कि ये प्रेशर आना है, तो मैं कुछ बड़ी तबाही जो है वो पहले ही कर लूँ। एक बात। दूसरी, जो यूरोपियन यूनियन की बात आप कह रहे हैं, जैसे तिशान साहब भी कह रहे थे, इस पर फ्रांस का बहुत ज़्यादा प्रेशर है कि फ्रांस पीछे से बार बार कह रहा है, एमैनुअल मैक्रोन कह रहे हैं कि ये यहाँ पे ये रोका जाए, और फिर यूरोपियन यूनियन जो है वो समझते हैं कि अगर इतना बड़ा सीज़ फायर, और दुनिया समझती है सीज़ फायर हो जाए और सिर्फ लेबनान रह जाए, तो ये फिर इजराइल जो है वो अपना सिंगल हैंडेडली इतना कुछ कर रहा है। लेकिन कल रात जो जेडी वेंस ने भी एक स्टेटमेंट दी है वो बड़ी इनकरेजिंग थी कि जब तक टॉक्स हो रही हैं, जब तक ये ऐसी सिचुएशन है, मुझे लगता है कि सिचुएशन जो है वो बेहतर होगी और इजराइल हमले बंद करेगा। मुझे ये कम अज़ कम जो है वो ये इस चीज़ को नज़र आ रहा है। तो लगता ये है कि इजराइल कि वो डोनाल्ड ट्रंप साहब को मुसलसल कह रहे थे सीज़ फायर ना करें, और इजराइल ये भी कह रहा था कि भाई अगर हम और इजराइल ने कोशिश की कि जो ट्रंप साहब के इर्द गिर्द कैबिनेट है, खासतौर पर सेक्रेटरी ऑफ वॉर वगैरह, उनको कन्विंस करें कि हमें हमले जारी रखने हैं। और ये ट्रंप साहब का था कि नुकसान बहुत हो रहा है, हमारी रेपुटेशन हो रही है, और अलाइज जो सपोर्ट नहीं कर रहे। ठीक है, अमेरिका के अंदर मजाज है, ट्रंप साहब किसी की बात नहीं सुनते, लेकिन उनकी वो कहते हैं मैं गट फीलिंग से फैसले करता हूँ। वो जो उनको गट फीलिंग इस सारे सिनेरियो से आ रही थी वो मुस्बत नहीं थी। तो मुझे ये लगता है कि मुज़ाकरात कामयाब भी होंगे, और चीज़ें जितनी आगे चली गई हैं, ईरानियंस भी समझते हैं कि जंग उनके लिए अच्छी नहीं है, अमेरिकन भी ये समझते हैं। तो मेरा ख्याल ये है, और फिर जितना वर्ल्ड वाइड इसको अप्रिशिएट किया जा रहा है, एक तो दुनिया सीज़ फायर अप्रिशिएट कर रही है और एक पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट कर रही है, तो मैं नहीं समझता कि ये लेबनान आड़े हाथों आएगा या लेबनान के अंदर ये जो जंग है जारी रहेगी। अच्छा, यानी आपका पॉइंट ऑफ व्यू ये है, डेफिनेटली आप ये कह रहे हैं कि ऐसा नहीं होगा, मामलात हैं ये एक खुश उसलूबी के साथ आगे बढ़ते हुए
हुए नजर आएंगे। ज़ाहिर है दुआ हमारी भी यही है कि ऐसा ही हो। अब एहतशाम साहब, ओवरऑल अगर सिचुएशन पर हम ज़ाहिर बात तो कर ही रहे हैं, लेकिन अगर हम ये स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ वाला मामला थोड़ा सा देखें, जो कि हम देख रहे हैं कि रात से दोबारा से बंद कर दी गई है, गो के कहा जा रहा था कि कुछ जहाज़ हैं जो कि गुजर रहे हैं, उनको इजाज़त है। अब वहाँ पर टोल की भी आवाज़ है कि टोल लिया जाएगा, जिस पर जो ट्रंप हैं वो भी अग्री करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन दूसरी जानिब दोबारा से स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ का बंद हो जाना, आपको नहीं लगता कि ये किसी बड़ी जानिब इशारा कर रहा है? क्योंकि बार बार ये बात की जा रही, जब तक ये सारे डायलॉग्स सक्सेसफुल नहीं हो जाते उस वक्त तक तो आप कम से कम ये नहीं खोलेंगे। देखें मारूख, अब जिस तरीके से आपने देखा जब से जंग शुरू हुई है, अब 1.5वां महीना शुरू हो रहा है, इस सारे मसले को आप देखें तो बड़ा कैलकुलेशन के साथ ईरान जो है ना वो उसने लड़ाई की है, और उसने पूरी दुनिया के जो डिफेंस के थिंक टैंक हैं, डॉक्टर चीमा हम सबसे ज़्यादा जानते हैं, उनकी सारी पेशगोइयाँ जो है ना उनको गलत साबित कर दिया कि भाई ये तो मारे जाएंगे, खड़े नहीं होंगे। आज सारी दुनिया कह रही है कि नहीं, उनका जो इंटरसेप्टर है अमेरिका के भी इजराइल के 70% ख़त्म हो गए, इनके 50% अभी तक हैं। लिहाजा अब बहस जो हो रही है बड़े बड़े कैपिटल में, ख़ास तौर पे मारूफ अमेरिका में, वो कहते हैं कि पाकिस्तान ने एक आलमी ताकत अमेरिका को एक एम्बैरेसमेंट से बचाया है। अब उनको चाहिए कि इसको कैश कराना इस मोमेंट को, और ये लेबनी के मामले को देखें कैसे होना है। दूसरा डॉक्टर चीमा, एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा, ये बताइएगा कि अब ये भी बहस हो रही है, दुनिया के डिफेंस के थिंक टैंक कह रहे हैं कि वॉर के अंदर जो तरीक़ाकार होता है वो कहते हैं स्ट्रेटेजिक लेवल पे, टेक्निकल लेवल पे, टैक्टिकल लेवल पे और ऑपरेशन लेवल पे जिस तरीके से ईरान ने कामयाबी हासिल की है, कन्वेंशनल वॉर लड़के नहीं, एस मिस्ट्री वॉर लड़के, वो कहते हैं कि अमेरिका अगर अब भी ईरान दोनों भी अभी लड़ते रहेंगे, तबाही करने की कोशिश भी करेंगे, अल्टीमेटली या ना वो जंग ईरान के हक़ में जाएगा। ऐसा लगता है आपको कि खुदा ना खास्ता वो जो कह रहे हैं तहज़ीब ही ख़त्म कर दूँगा, क्या फिर वो इस लड़ने की पोजीशन में होंगे? कहीं कोलैप्स अगर हो जाते हैं मुज़ाकरात तो उस सूरत में आप क्या सिनेरियो देखते हैं? ये जो नैरेटिव था ना जंग के बारे में, वो नैरेटिव ईरान के हक में चला गया। पहली बात तो ये है, जो फर्स्ट कैजुअलिटी वो ये हुई कि जब सारे यूरोप ने अमेरिका का साथ छोड़ दिया, बरतानिया ने साथ छोड़ दिया, नेटो ने सपोर्ट करनी बंद कर दी, इटली ने, स्पेन ने, बाकी मुल्कों ने कहा हम आपको अड्डे नहीं देंगे इस काम के लिए। तो ये वो चीज़ है, ये वो जो नैरेटिव था वो चला गया। फिर ईरान ने, आपको पता है, इसको जंग को फैला दिया, हॉरिजॉन्टल प्रोलिफरेशन हुई, वहां से मजीद पैनिक फैल गई, दुनिया की मोबिलिटी हर चीज रुक गई। मुझे लगता है कि अगर फॉर एग्जांपल ये सिचुएशन ऐसे आ जाती है तो अमेरिका का तो बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है, और ट्रंप साहब का जो मिजाज है वो ऐसा नहीं है कि वो एक चीज को लंबे अरसे तक कर सकते हैं। आपको पता है 31 मार्च को ट्रंप साहब ने चाइना जाना था, जिसको अब वो 14-15 मई पे लेके गए हैं, तो वो तो बहुत सारी और चीजें सोच के बैठे हुए हैं, तो वो किसी एक चीज के ऊपर इतना लंबा अरसा रुक नहीं सकते। उनका वो जिसे कहते हैं ना अटेंशन डेफिसिट डिसऑर्डर, वो नहीं वो लंबा रह सकते, उनको आगे जाना है और उनके पास टाइम कम है। उनको फिर उनके इलेक्शंस भी आ रहे हैं इस साल, उन्होंने अपनी और डील्स भी करनी है, तो उन्होंने फोकस उनका और चीजों पे है। तो मुझे लगता है कि अमेरिका के इंटरेस्ट और थे जंग के हवाले से, इजराइल के इंटरेस्ट थे। अमेरिका अपने एनर्जी डोमिनेंस के लिए आया था, चाइना से बेहतरीन तरीके से टॉक्स कर सके। इजराइल जो है वो ईरान की डिस्ट्रक्शन के लिए आया था, ताकि ईरान अपनी रिकंस्ट्रक्शन, रीबिल्डिंग में अगले कई साल मसरूफ रहे और अपनी प्रॉक्सीज दोबारा ना बना सके। और जो इस खिते की जो है वो जारी बात है, हालात खराब हो गए, तो अमेरिकन ये जंग लंबा नहीं लड़ना चाहते। लेकिन डॉक्टर साहब, फिर आपकी ये बात तो इस जानिब इशारा कर रही है कि जो इजराइल है वो तो फिर कामयाब हो गया है अपने जितने भी उसके मकासद थे, जितने भी उसके नैरेटिव उसने बनाए थे, क्योंकि ज़ाहिर डिस्ट्रक्शन तो बहुत ज़्यादा हुआ है वहाँ पर, वो नज़र भी आ रहा है। गो के इसराइल में भी बहुत हुआ है, उस तरह से खबरें सामने नहीं आ रही है जिस तरह से आनी चाहिए, क्योंकि उनके मीडिया को बड़ा रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया है, लेकिन स्टिल हम देख रहे हैं। तो अब चूंकि इतना सब कुछ हो जाने के बाद जब ये टॉक्स आगे बढ़ेंगी तो क्या दोबारा से इसमें कोई मसाइल पैदा नहीं हो सकते? मुझे ज़ाती तौर पे लगता है कि अमेरिकी वाइस प्रेसिडेंट को जो इन्वॉल्व किया गया है, एक तो अमेरिका सीरियस है, और दूसरा जैरेड कुशनर और स्टीव विटकॉफ जो पहले मुज़ाकरात करके गए थे जिनीवा से और चीज़ें नहीं हो सकी, वो एक और सिचुएशन जो है वो बिल्ड हुई थी। तो मेरी ज़ाती राय के अंदर ये मुज़ाकरात कामयाब होंगे। अमेरिकन जो हैं उनको पता है कि हम सारा कुछ ईरान से नहीं ले सकते। अच्छा, ईरान के न्यूक्लियर प्लांट्स पे भी आपने हमले कर दिए हैं, और फिर आप ईरान से कहें वो यूरेनियम भी हमारे हवाले करे। इस सिचुएशन जहाँ पे हम अभी मौजूद हैं, ईरान क्यों एग्री होगा उन टॉक्स के ऊपर जो जिनीवा में हुई थी, जबकि अमेरिका खुद इस फंसा हुआ है। वहाँ जिनीवा में तो ईरान बहुत कुछ लिवरेज देने को तैयार था कि हम अपना एनरिच्ड यूरेनियम डाउन ब्लेंड करने को तैयार हैं। लेकिन आपने तो फिर उसको डिसीव किया ना।
जी, लेकिन इसमें डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि ये जो कहा जा रहा है, डॉक्टर साहब ये कहा जा रहा है कि ये सिचुएशन इसलिए हो गई कि एज वी स्पीक प्रेसिडेंट ट्रम्प जो है ना वो हॉस्टेज बन गए इसराइल के हाथों में। उनकी सैनी लॉबी जो है ना वो छा गई है। अपनी काबीना के अंदर जो देख रहे बंदे 8 जर्नैल चले गए हैं, एंटी टेररिज्म का डायरेक्टर छोड़ के चला गया है, तो आर्मी चीफ छोड़ने जा रही है, अटॉर्नी जनरल ने छोड़ दिया। ये सारा कुछ करने के बावजूद मेरा सवाल आपसे है कि क्या प्रेसिडेंट ट्रम्प को इस बात का कोई भी बताने वाला नहीं है कि उसका पॉलिटिकल सर्वाइवल, यानी मिड टर्म के इलेक्शन के बाद इम्पीचमेंट, लोग कहते हैं इनको जेल में भेजा जाएगा, कहीं से भी उनको समझ नहीं आ रही कि एक विंडो अपॉर्चुनिटी बनी है तो इसको मैं कामयाब कर लूँ और बजाय इसके कि मुसलसल इजराइल की हमायत करके अपने लिए मुश्किलात पैदा करूँ। जी डॉक्टर साहब। मुझे एहतशाम भाई ये लगता है कि ट्रम्प साहब इजराइल के, हम कहते तो हैं होस्टेज बने हैं, लेकिन ट्रम्प का अपना एक दिमाग है और ट्रम्प सोचता है फाइनेंशियल टर्म्स के अंदर। वो यहाँ पे एनर्जी डोमिनेंस और पैसे के लिए आया था, उसको कोई ज़रूरत नहीं है इजराइल क्या चाहता है क्या नहीं चाहता, और वो पीछे अपना काम कर रहे थे। बहुत सारे लोगों का कहना है कि इस वक्त अमेरिकी स्टॉक मार्केट के अंदर, वहाँ पे फाइनेंशियल मार्केट्स के अंदर इनसाइड ट्रेडिंग हो रही थी। बहुत कुछ हो रहा था। ट्रम्प साहब, मेरी जाती राय में ट्रम्प साहब का अल्टीमेट गोल पैसा होता है, बाकी रास्ते में जिस जिसका जो स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव अचीव होता है वो हो जाए, एक बात। दूसरा ये है कि जैसे उन्होंने चीजें रोकना चाहते हैं उन्होंने रोक ली है, अगर वो चाहते हैं जंगबंदी होगी तो होगी, इजराइल कुछ नहीं कर सकता, लेकिन वो एक फेस सेविंग चाहते थे और मुझे लगता है पाकिस्तान ने वो फेस सेविंग अमेरिकी सदर को दी है। पाकिस्तान ने फेस सेविंग तमाम स्टेक होल्डर्स को दी है, जिनको पाकिस्तान का शुक्रिया अदा करना चाहिए। बहुत सारे लोगों को मसला पैदा हो रहा है हमारा शुक्रिया अदा करने में, लेकिन हमारे पास वो रोल है। तो लगता यह है कि ट्रम्प होस्टेज नहीं थे, ट्रम्प के अपने डिजाइन्स थे, वो पूरे समझते थे जल्दी हो जाए, वो जल्दी नहीं हुए, वो एक्सपैंड करते करते जंग 40 दिन तक पहुंच गई। मुझे ये लगता है कि ईरान रेलिवेंट होगा, एक बात। दूसरा, ईरान को ये भी पता चला है कि मेरी असल डेटरेंस जो है वो न्यूक्लियर नहीं थी, जिसके ऊपर उसको क्लैरिटी वो देना चाहते हैं। उनकी असल डेटरेंस तो स्टेट ऑफ हार्मोज है, जिसको वो बंद करके तो दुनिया की सप्लाई है वो कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि ये चीजें जो है, ईरान भी बहुत सारे प्रोसेस से गुजरेगा। लेकिन एक चीज है, मैं समझता हूं कि जीसीसी ममालिक परेशान है कि इस खित्ते में इतना बड़ा प्लेयर अमेरिका छोड़ के जा रहा है और उनकी पोजीशन जो है वो इतनी मजबूत नहीं रही। मुझे ये चीज समझ रहा हूं कि जीसीसी ममालिक, इसीलिए मीडिया कह रहा था कुछ जीसीसी ममालिक, नॉट ऑल, वो चाहते थे कि ये चीज़ें जो है ईरान के ऊपर ये एग्रेशन जारी रहे। मुझे लगता है कि ईरान एक प्लेयर के तौर पे इमर्ज कर रहा है, लेकिन ईरान का जो है वो डोमेस्टिक रिकंस्ट्रक्शन रीबिल्डिंग पे लगेगा, वो अपनी प्रॉक्सीज को दोबारा तैयार करेगा। इस चीज़ से इजराइल जो है वो जारी बात है सोचता है कि ये थोड़ा टाइम लगे, क्योंकि देखिए आइडियोलॉजी कनेक्शन तो ईरान का है, मिलिटरली जो उसके सोर्सेज थे वो अभी कंप्रोमाइज हुए हैं। तो ये चीज़ें मुझे लगता है कि ईरान को अगर ग्लोबल स्पेस मिलती है, सैंक्शंस ख़त्म होती हैं, तो ईरान और तेज़ी के साथ अपने इस प्रोसेस को जारी रखेगा, बिकॉज ये इजराइलियों को इस चीज़ का पता है। ठीक है, ऑलराइट, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। हमारे साथ मौजूद थे डॉक्टर कमर चीमा साहब। बड़ा अहम मामला, नेगोशिएशंस आगे बढ़ रही हैं, क्या कुछ होने जा रहा है, ये 2 दिन बड़े इंपॉर्टेंट हैं। एहतशाम साहब भी हमारे साथ ही मौजूद हैं। नाज़रीन, ब्रेक पर जा रहे हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो ज़ाहिर शाह शराजी साहब हमें ज्वाइन करेंगे, इसी मामले को कंटिन्यू करेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। गुफ्तगू हो रही है, पाकिस्तान इस वक्त तवज्जो का मरकज़ बना हुआ है। ख़ास तौर पर अगर इस्लामाबाद की बात करें तो इस्लामाबाद अकॉर्ड के हम हर जगह चर्चे देख रहे हैं। अब आने वाले 2 दिन बड़े इंपॉर्टेंट करार दिए जा रहे हैं, इसी पर हम गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। एहतशाम साहब हमारे साथ ही मौजूद हैं, इसके अलावा हमें हमारे सीनियर तज्ज़ियेकार ज़ाहिर शाह शराजी साहब भी ज्वाइन कर चुके हैं। बहुत शुक्रिया शराजी साहब, वेलकम करेंगे आपको। अब कहिएगा, आज चूँकि एक दिन तकरीबन समझे कि गुजर चुका है, डेलीगेशन कल प्रॉपर तरीके से पहुँच जाएगा। आज भी बड़े सारे लोग वहाँ पर पहुँचे हैं, ज़बरदस्त इस्तकबाल हो रहा है, पाकिस्तान की हर जगह बातचीत हो रही है, पाकिस्तान का नाम रोशन हो रहा है। लेकिन क्या पाकिस्तान कामयाब हो पाएगा? सबसे इंपॉर्टेंट सवाल ये है, क्योंकि दुनिया की नज़रें इसी पर हैं कि ये जो डायलॉग्स हैं ये किस तरह से आगे बढ़ पाते हैं, क्योंकि एक जानिब ईरान है, दूसरी जानिब हम ये देख रहे हैं कि जो डोनाल्ड ट्रंप है उनके भी मुसलसल ट्वीट्स आ रहे हैं। कभी वो कुछ कहते नजर आ रहे हैं, अभी रिसेंट ट्वीट में तो दोबारा से उन्होंने ईरान को धमकी दी है।
देखिए मेरे ख्याल में पाकिस्तान ने जो करना था वो बड़ी हद तक कर लिया है और ये हिस्ट्री का एक हिस्सा होगा कि पाकिस्तान ने पहली दफ़ा नहीं 1967 में भी देखें तो अमेरिका को फेस सेविंग दी थी पाकिस्तान में, जब वियतनाम जंग में अमेरिका बड़ी बुरी तरह फंसा हुआ था। और आज भी अगर देखें तो शायद ये अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन और प्रेसिडेंट ट्रंप की ख्वाहिश है कि जल्द अज जल्द जो है जंगबंदी होनी चाहिए, बातचीत होनी चाहिए और वो इस जंग से निकलें। तो पाकिस्तान ने दूसरी दफ़ा अमेरिका के लिए बहुत बड़ी कुर्बानी दी है। हालांकि ये अमेरिकन हिस्ट्री रही है कि पाकिस्तान के साथ उनके ताल्लुकात हमेशा वो कहते हैं ना सास बहू वाले रहे हैं और कभी वो बहुत अच्छे भी रहे हैं, कभी बहुत ख़राब भी रहे हैं। और हमने देखा अफगानिस्तान के अंदर कितनी दफ़ा हमें डिच किया गया। पहले आप देखें कि USSR के ख़िलाफ़ जो जंग हुई उसके बाद पाकिस्तान को छोड़ दिया, फिर उन्होंने जो है वो सो कॉल्ड अलकायदा के ख़िलाफ़ जो जंग हुई, वॉर ऑन टेरर लड़ी गई, उसके बाद भी एकदम एब्रप्टली वो निकल गए। अब भी हम अमेरिकन से कुछ ज़्यादा बेहतरी की उम्मीद नहीं कर सकते, लेकिन इस वक्त मजबूरी है क्योंकि जो सिचुएशन बनी हुई है मेरे ख्याल में ईरान और अमेरिका दोनों के लिए वो विन विन सिचुएशन के ऊपर जाना चाहते हैं और पाकिस्तान इज़ द कंट्री जो उनको फेस सेविंग दे रहा है। अब असल मामला है इस तमाम प्रोसेस को सेबोटाज करने वाले लोगों का। आपने देखा कि UAE की जानिब से उनके मिराज तैयारे ने जो है वो वायलेशन की है और एक रिफाइनरी को टारगेट करने की कोशिश की, जिसके बाकायदा जो है फुटेज लीक हुई और बाकायदा उसको जो है ना ऑब्जर्व किया गया और कन्वे किया गया, जिसके बाद ईरान ने दोबारा टारगेट किया। असल मामला अब है लबनान के अंदर इसराइली एग्रेशन का और इसराइली एक्सपेंशनिस्ट डिज़ाइन का, क्योंकि प्रेसिडेंट ट्रंप को आपने देखा वो कल परसों बात कर रहे थे तो उन्होंने कहा अच्छा क्या लबनान भी इस पीस डील के अंदर शामिल है। हालांकि जो 10 पॉइंट एजेंडा था वो बैकग्राउंड में और बैक चैनल डिप्लोमेसी में एग्री हुआ था जो ईरान की जानिब से दिया गया था और उसके अंदर स्टेट ऑफ हॉर्मज़ के साथ साथ लबनान के अंदर जंगबंदी भी इस तमाम तर पीस प्रोसेस का हिस्सा थी जो कि फॉर द टाइम बीइंग सीज फायर हुआ है। अब इसराइल वो मुल्क है जिसका मकसद इस जंग से कुछ नहीं है, उसका मकसद एक ही है, वो है ज़ायनिस्ट डॉक्ट्राइन और जिसका मकसद तमाम इस्लामी मुल्कों को तबाह बर्बाद करना है, जिसके अंदर आप समझ लें दरिया इराक से लेकर दरिया फरात तक और दरिया नील तक वो एक ग्रेटर इसराइल कायम करना चाहता है। और आप ये देखिएगा खुदा न खास्ता अगर ईरान के मामलात ख़राब होते या ईरान के ऊपर अभी भी कोई बड़ा एग्रेशन होता है तो नेक्स्ट टारगेट इज़ नॉट पाकिस्तान बट नेक्स्ट टारगेट इज़ तुर्की। और आप देखेंगे ये कुछ होगा। अब GCC कंट्रीज और जो सऊदी अरब और कतर का रोल बड़ा अहम बनता है कि इस मौके पे वो अमेरिकन को प्रेशराइज करें। अब वो कहते हैं ओनर्स ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑन यूनाइटेड स्टेट्स। अगर ये पीस प्रोसेस सेबोटाज होता है तो वो अमेरिका की जिम्मेदारी होगी, पाकिस्तान की नहीं। लेकिन एक चीज़ आप ज़रूर हमें याद रखना चाहिए कि जब हिस्ट्री लिखी जाएगी उसमें पाकिस्तान का रोल एज अ मॉडरेटर, एज अ सॉलिसिटर और एज अ पीस बिल्डर और हम कह सकते हैं कि इस रीजन के अंदर गेम चेंजर के तौर पे जो है लिखा जाएगा। सही, ठीक है। एहतशाम साहब, मैं अभी देख रही थी कि ईरानी सदर का ट्वीट आया हुआ है, मसूद पज़ेश्कियान कह रहे हैं कि ला नतरकू लबनान, यानी हम लबनान को तनहा नहीं छोड़ेंगे, हम लबनान को तर्क नहीं कर सकते। तो ये अब सबसे इम्पॉर्टेंट उनका जो इस वक्त हम देख रहे हैं कि एक फैक्टर है या उनकी एक तजवीज़ कह लें या एक डिमांड कह लें, तो सारी चीज़ें एक तरफ हो चुकी हैं जो वो अपने हवाले से बात कर रहे थे, अब वो सबसे ऊपर लबनान को रख रहे हैं। ये भी रिसेंट ट्वीट है उनका। तो अब क्या समझ रहे हैं कि ये लबनान वाला मामला किस तरीके से आगे बढ़ सकता है, इस पर क्या कुछ हो सकता है? देखिए मारूख, ये जो अब लेबनान पे 2 दिन से हमले हो रहे हैं, कल का खौफनाक जो हमला किया गया उसमें एक इतला 100 लोगों की, ये कह रहे थे कि 250 लोगों की है। अभी देखें अब इसमें कैच जो है वो ये है कि वो कहते हैं टोटली अनप्रोवोक्ड हमला था, हमास ने कोई हमला इस दौरान नहीं किया। पिछले दिनों जब इजराइल हमले करता रहा तो उसके जवाब में दिए, अब वहाँ से टोटल खामोशी थी। हाँ। अब जब से ये बातचीत का दरवाज़ा खुला है उसका आप देख लें जिस तरीके से अपना इजराइल ने वहाँ पे हमले शुरू किए हैं, अब सारी दुनिया कह रही है, यूरोपियन यूनियन भी कह रही है, आप यूनान के फॉरेन मिनिस्टर ने भी कहा है, बाकी लोग भी ये कह रहे हैं कि ये इसका कोई जवाज़ ही नहीं बनता। ये सिर्फ इस वक्त वो चाह रहा है कि आखिरी हल्ले में मैक्सिमम लोगों की दबाई ला सके, लेकिन मेरा ख्याल है इस बहुत गलत तरीके से इसको देखा जा रहा है। असल बात यह है मारूफ कि जो कल मुज़ाकरात होने जा रहे हैं, देखें अब आपको याद होगा कि जब पहले 2 दफ़ा टॉक्स हुई थी, अपना इंटरैक्ट टॉक्स हुई थी, ओमान के फॉरेन मिनिस्टर बीच में थे, पहले आपने देखा अपना टर्की में हुई, अंकारा में हुई, फिर जिनीवा में हुई। फिर होता क्या था कि एक होटल में बैठे हैं, दोनों अलग-अलग कमरों में हैं, जेरी क्रोशनर भी और उनके साथी और साथ अब्बास अरागची भी, तो वो एक पर्चा लेके आते थे, उनको देते थे, वहाँ से लेके उधर जाते थे। अब इत्तला मेरी ये है कि इस वक्त जो बात आखिरी लम्हे तक हो रही है कि हम चाहते हैं कि पाकिस्तान जो सालिसी करवा रहा है, पाकिस्तान को वो ना करना पड़े कि होटल में बैठे हुए पाकिस्तान एक की बात दूसरे को पहुंचा रहा है। इसलिए कहा जा रहा है ये कंपैरेटिवली और बहुत मोतदिल आदमी है जेडी वैंस हैं,
वो उनका रवैया हार्ड लाइनर वाली है। जिस तरह आपने देखा पीक हेडसेट टाइम और रूबियो भी बात कर रहे होते हैं, वो कहते हैं कि और वैसे भी वो जंग के ख़िलाफ़ हैं, वो कह चुके हैं। तो ये लग रहा है कि ये अब डायरेक्ट टॉक्स होने की तवक्को है। पाकिस्तान कन्विंस कर रहा है कि आप बीच में बैठ जाएं, बजाय इसके कि फिर पता चले कि जी ये 15 दिन की जंग बंद होने के बाद फिर दोबारा बैठेंगे। वो कह रहे हैं लेट्स सॉर्ट इट आउट वंस एंड फॉर ऑल। उसका तरीका यही है कि दोनों अपनी अपनी पोजीशन से हटें। और आखिरी बात, इंपॉर्टेंट बात ये है मारूफ कि वो बार बार पाकिस्तान उनको सदर ट्रंप का वो ट्वीट दिखा रहा है जिसमें उन्होंने कहा था कि 10 पॉइंट बिल्कुल अच्छे मुफीद हैं ईरान की तरफ से जो हैं, इन पे बातचीत हो सकती है, दे आर गुड पीपल, हम ये कर लेंगे वो कर लेंगे। वो कह रहे हैं आप उसी पे कायम रहें, आप किसी के में दबाव में आके या ये डिलूजनल प्रेसिडेंट है, वो जो दिमाग में आता करते हैं। उधर जाने साइलेंट प्राइम मिनिस्टर बैठा हुआ है नेतन्याहू, वो कह रहे हैं कि आप इससे हट के सोचें और अपनी साख को भी देखें। तो मुझे लग रहा है कि जो इतलात वाइब्स आ रही हैं, जो इतलात इस्लामाबाद में कुछ हल्के में बता रहे हैं, वो यही है कि लास्ट मिनट पर यह अफेक्ट ऑफ प्राइम मिनिस्टर और फील्ड मार्शल का रात से सब लोगों के रबते में है। MBS से रबते में, MBS ने इतना शानदार रोल प्ले किया, देखें वो प्रवोक नहीं हुए, UAE प्रवोक हुआ, उन्होंने देखा अपना एक जहाज़ मिराज भेजा और कोशिश की उन्होंने। अब देखें सूरत हाल जितनी तेज़ी के साथ ख़राब हो रही है, पाकिस्तान इसको बचाने की कोशिश कर रहा है। इंडिया को तकलीफ़ है, उनके देखें अपने लोग टीवी पे आके एक दूसरे को मार रहे हैं, कुर्सियाँ फेंक रहे हैं कि पाकिस्तान को रोल क्यों मिल गया। भाई पाकिस्तान को रोल अगर मिला है, पाकिस्तान ने डिप्लोमेटिक लेवल पे जिस तरीके से काम किया है, अपनी सफारतकारी का जिस तरीके से मुजाहरा किया, और मई की जंग में मई से मई तक का पाकिस्तान का सफ़र उसके 75 सालों में सबसे आगे चला गया। आज पोलिटिकल मिलिट्री लीडरशिप को लोग देख रहे हैं कि आइंदा के तनाज़ों में भी पाकिस्तान जो है ना, उनको इंटरलोक्यूटर के तौर पर देख रहे हैं लोग। तो मेरा अपना ख्याल है कि इस वक्त प्रेसिडेंट ट्रंप के लिए बहुत ही क्रिटिकल मोमेंट्स हैं। अगर वो इससे थोड़ा सा भी पीछे हट जाएंगे तो सूरत हाल ठीक हो जाएगी। अदरवाइज़ ईरान ने तो अपना ज़हन बता दिया, अब ना हरमज़ खुली और फिर बंद होगी। अब ये अगर ये बंद रहती है खुदा ना खास्ता, तो फिर क्या होगा। इतने एफर्ट करने के बाद मामले को यहाँ तक लाए हैं, इजराइल को रोकना है। अब सुनने में यही आ रहा है कि JD वांस ने तो हमायत तो की थी, लेकिन अब उनको पता चल रहा है कि अगर मैं वहाँ जाता हूँ, टॉक्स में बैठता हूँ, अगर मैं कुछ देने के लिए नहीं कर सकता तो ये कैसे हो सकता है कि फिर कुछ बात बन जाएगी। लिहाजा कहा जा रहा है कि गिव एंड टेक के बगैर कुछ नहीं होगा, थोड़ी थोड़ी पोजीशन से पीछे हटना पड़ेगा, फिर कन्वर्जेंस ऑफ इंटरेस्ट होगा। तो उम्मीद तो यही है कि लास्ट मिनट पे कोई सेंस प्रिवेल करेगी और प्रेसिडेंट ट्रंप को कुछ समझ आएगी। अदरवाइज मामला जो है वो शायद फिर उनके हाथ से भी निकल जाएगी। शाह साहब, ये गिव एंड टेक क्या हो सकता है? कौन सी चीज़ों पे मामलात आगे बढ़ सकते हैं? और सदर ट्रंप अगर पीछे हटेंगे तो किस बुनियाद पर हटेंगे वो? क्योंकि अगर ईरान तो ऑलरेडी कह चुका है, बड़ी सारी उनकी शराइत है, जिनमें से वो कह रहे हैं 3 पे तो आपको मानना ही मानना पड़ेगा, जबकि 3 की वॉयलेशन ऑलरेडी हो चुकी है। देखिए मारूफ, सबसे अहम इशू ये है कि जो प्रेसिडेंट ट्रंप की मेन डिमांड है ना, वो ऑलरेडी ईरान उसके ऊपर राजी है। एक है अब नाए हुर्मुज़ का खोलना, वो मेरे ख्याल में इतना बड़ा इशू नहीं है। वो पहले ही कह रहे हैं कि जी ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे खुली है, तमाम लोगों के लिए खुली है, जो लोग उसके खिलाफ वायलेंस में इन्वॉल्व नहीं है, हमलों में इन्वॉल्व नहीं है, सपोर्ट नहीं कर रहे उनके नहीं। शाह साहब, रात से मुकम्मल बंद कर दी गई है, इतलात ये है, यही हम तक खबरें भी मौसूल हुई हैं, और वजह ये बताई गई है कि अब जब तक लेबनान पे अटैक नहीं रुकेगा ये नहीं खुलेगी। ये स्टेटमेंट वहाँ से आ रहा है। बिल्कुल आपकी बात ठीक है। वो देखिए वो तो टेम्परेरी, अब आप रिस्पॉन्ड कर रहे हैं इसराइल के एग्रेशन को। आप इस वक्त देखें अमेरिका इसराइल से हट के निकलना चाह रहा है। ये लास्ट डिच एफर्ट है कि शायद नेतन्याहू प्रेशराइज कर रहा है, वो इप्सन फाइल वाले मामले के अंदर शायद दोबारा ब्लैकमेल करो। लेकिन अब तो मेरे ख्याल में प्रेसिडेंट ट्रंप को अपना फ्यूचर नजर आ गया है कि नवंबर में ना वो इलेक्शन जीत सकते हैं, ना मजीद वो शायद उनके मामला खराब होंगे। जो मेन लीवरेज ईरान दे सकता है, देखिए न्यूक्लियर जो इनरिचमेंट का इशू है वो ईरान पहले कह चुका है कि हम हथियार नहीं बना रहे। अब ना हुर्मुज़ अगर वो खोल देंगे तो मामला जो है ना वो चल पड़ेगा। बाकी अगर पीस की गारंटी मिडिल ईस्टर्न ममालिक चाहते हैं तो वो ईरान दे सकता है, और उसके लिए पाकिस्तान भी एज अ गारंटर इस्तेमाल हो सकता है। पाकिस्तान ईरान की गारंटी के लिए तैयार होगा कि जो मिडिल ईस्टर्न ममालिक हैं, UAE का कंसर्न है, बहरीन का कंसर्न है, कुवैत का, वो ऐसा नहीं होगा। आखिरी चीज़ इस वक्त मैं आखिरी उस वक्त बात भी कर रहा था, वो ये है कि देखें इजराइल का जो उसका कोई प्लान नहीं है। उसके जंग का प्लान एक ही है कि ईरान को तबाह बर्बाद कर दे, मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज को करे, चाहे वो UAE है, बहरीन है, कतर है, सऊदी अरब है, एंड इवन इसके बाद उनका अगला प्लान ये कि वो लबनान में एक्सपेंड करे, वो सीरिया में एक्सपेंड करे। मेरे ख्याल में ये तमाम इशूज ऐसे हैं कि अब अमेरिकी प्रेसिडेंट को चाहिए ये होगा कि वो इजराइल से गारंटीज ले, और ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। ये मजीद मेरे ख्याल में अगर मामला खराब होते हैं तो अमेरिका की मजीद बेइज्जती जो है ना वो ज़्यादा होगी। और इंटरनेशनली आप देख लें कि यूरोपियन यूनियन है या जितने दूसरे ममालिक हैं, उन्होंने बिल्कुल आइसोलेट कर दिया अमेरिका और इसराइल को इस वक्त। ठीक है, अब एहतशाम साहब लास्ट ज़रा ये कमेंट कर दीजिएगा कि इंशाल्लाह हम देख रहे हैं कि कल से भी मुज़ाकरात आगे बढ़ रहे हैं,
पाकिस्तान अगर इंशाल्लाह इसमें कामयाब हो जाता है, जो कि काफ़ी हद तक हो चुका है, और वो प्रेसिडेंट ट्रंप को मनाने में भी कामयाब हो जाता है और ईरानी सदर को भी, जो कि ये बात करते हुए नज़र आ रहे हैं कुछ शराइत के साथ, तो फिर पाकिस्तान का जो स्टांस है वो तो सबके सामने है ही। पाकिस्तान का वक़ार कहाँ जाता हुआ फिर आप देख रहे हैं। देखिए ना, जिस तरीके से आपने देखा बरसों से, ख़ास तौर पे पिछले 20 साल से हिंदुस्तान का प्रोपेगेंडा पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जी, दहशतगर्दी, एपी सेंटर ऑफ टेररिज्म और पता नहीं क्या क्या से बातें की गई। और कई हवालों से हमने देखा कि अमेरिका भी उनकी बात सुनता था, यूरोपियन यूनियन भी सुनता था, चाइनीज़ के अलावा रशियन के उनके साथ भी ताल्लुकात बेहतर थे। आज रशिया, चाइना, अमेरिका पाकिस्तान को दुनिया में किसी और तरह से देख रहे हैं, उस निगाह से नहीं देख रहे जो पेंट किया गया था, जो प्रोपेगेंडा किया था हिंदुस्तान की तरफ से। अब देखें, हिंदुस्तान में तो उनको अपने मसले बन गए हैं, मोदी इरेलेवेंट होते चला जा रहा है, इलेक्शन बुरे तरीके से वो हारेगा, पब्लिक ओपिनियन उनके खिलाफ होगी। तो हमारे लिए तो बहुत ज़्यादा विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी है कि हम ना सिर्फ पॉलिटिकली, सफारतकारी के मैदान में, मिलिट्री के मैदान में हमारे लिए बहुत बड़े स्कोप निकलने हैं। देखें, ये जो कहा जा रहा है कि जंग के बाद एक सिक्योरिटी का एक नया रोल मिलेगा पाकिस्तान को, सिक्योरिटी अम्ब्रेला पाकिस्तान दे सकता है, और ये बड़ी जो बातें हो रही हैं कि जी अब जिस तरीके से MBS पूरी तरह पाकिस्तान के साथ ऑन बोर्ड हैं, तो ये इस रीजन में नए जिसको कहते हैं वो महाज बनेंगे। ठीक है मेहतशाम साहब, बहुत शुक्रिया साथ रहने के लिए। ज़ाहिर शाह शराजी साहब, आप भी हमारे लिए शुक्रिया। नाज़रीन, अब क्या होने जा रहा है ये तो इंशाल्लाह कल ही पता चलेगा जब बात और मुज़ाकरात आगे बढ़ेंगे, और इंशाल्लाह लगता तो यही है, उम्मीद भी यही है, और पाकिस्तान जिस तरह से सफ़र अपना आगे बढ़ा रहा है, कामयाबी ही पाकिस्तान का मुकद्दर बनेगी। अब ज़रा जाते जाते कुछ मनाजिर भी आपको दिखाते हैं। चीखो पुकार है और हर जानिब मची है हाहाकार। ये मनाजिर है भारत के, जहाँ पर पाकिस्तान की सिफारती कामयाबी पर कोहराम मचा हुआ है। क्योंकि मशरिक़ वस्ता की बात कर ले तो जंगबंदी कराने पर तारीफ़ों के पुल बांधे जा रहे हैं, और एक नाम है जो कि पूरी दुनिया में गूंज रहा है और वो है पाकिस्तान। दुनिया मान रही है कि जहां ट्रंप की धमकियों ने फ़िज़ा को ख़तरनाक बना दिया है, वहीं पर पाकिस्तान ने सफारतकारी का ऐसा कमाल दिखाया है कि आलमी ताकतें भी दाद देने पर मजबूर हो गई हैं। लेकिन दूसरी जानिब अज़ली भारत है, जिसे पाकिस्तान की तारीफ़ें सुनकर आग लगी हुई है। मोदी सरकार सख्ते में है और भारतीय मीडिया बौखलाहट का शिकार है। कोई चीख रहा है, कोई मुँह से आग बरसा रहा है, और कोई मोदी को झंझोड़ रहा है। इंटरनेशनल मीडिया रिपोर्ट्स पर चीखो पुकार है, वो बता रही हैं कि जो खेल मोदी पाकिस्तान को तन्हा करने के लिए खेल रहा था, वही खेल अब उसके अपने गले पड़ चुका है। दुनिया पाकिस्तान के किरदार को सराह रही है। ईरान, अमेरिका, चीन सब एतमाद कर रहे हैं, और उधर भारत खामोशी की चादर ओढ़े बैठा है। भारतीय तज्जियाकार खुद एतराफ़ कर रहे हैं कि ये कामयाबी पाकिस्तान की है और मोदी की पॉलिसी मुकम्मल नाकाम हो चुकी है। भारतीय ऑपोजिशन भी मैदान में आ चुकी है, कह रही है कि जो पाकिस्तान ने कर दिखाया वो भारत क्यों नहीं कर सका। ये सिर्फ जंगबंदी नहीं है नाजरीन, ये सिफारती बिसात पर पाकिस्तान की जीत है, और भारत के साजिशी हुक्मरानों के मुंह पर एक जोरदार तमाचा। जरा सुनिए कि सरहद पार कैसी मिर्चें लगी हुई हैं पाकिस्तान की सिफारतकारी पर। US and Iran agreeing to a ceasefire, and surprisingly, Pakistan has emerged as a peacemaker here. Pakistan Prime Minister Shehbaz Sharif hailed the announcement. अपने आप को ऐसा बताता है जैसे डिप्लोमेसी का बेताज बादशाह है। क्या मतलब है इसका? पाकिस्तान की बात हुई, फोन नंबर तो होगा ही इनका। अरेक्ची साहब को फोन कर लिया, इंडियन मीडिया भी काफी कवर कर रहा है, विदेशी मीडिया भी कवर कर रहा है। नहीं, पाकिस्तान ने कुछ बड़ा तीर मार दिया है। देखिए, सीज फायर का श्रेय मिल रहा है पाकिस्तान को। ये भारत के लिए और प्रधानमंत्री मोदी के लिए बहुत ही एम्बैरसिंग बात है। प्रेसिडेंट ट्रंप बोलता है थैंक यू पाकिस्तान, वर्ल्ड मैप पर पाकिस्तान को महत्व मिलेगा। क्या हो गया मिस्टर जयशंकर, बताइए। मोदी जी आप कहाँ हैं? पाकिस्तान के लिए तो एक बहुत बड़ी जीत है, और ज़ाहिरी तौर पर इस्लामाबाद अकॉर्ड नाम से अगर इसको जाना जाए, पाकिस्तान यही चाहेगा, तो ये उसके लिए जीत होगी। आगे जब भी इसका जिक्र होगा तो ये कहा जाएगा कि ये इस्लामाबाद अकॉर्ड है, इस्लामाबाद ने जंग रुकवाई थी, तो ये एक पॉइंट होगा। अंत में हुआ क्या? पाकिस्तान ने जो भूमिका निभाई है वो भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्या भारत ने ये भूमिका निभा सकता था? की बात है, आजू बाजू दो देश, हम उस पाकिस्तान को हम दिन रात हमारे जो सेपरेट चैनल्स है, जो अनभक्त है, वो गालियां देते, कोसते नहीं हटते, और उनके सामने समझते हैं कि ये तो चिल्लर और पता नहीं कौन लोग हैं, चिंदी लोग हैं, हमारे सामने क्या औकात है इनकी। और लेकिन आप उनकी औकात देख लीजिए। आज सबसे अगर ये शांति हो जाती है उनके मीडिएशन से, और जैसा कि आपने बताया गया कि अगर इस्लामाबाद, तो पता चला कि इस्लामाबाद जो है इतिहास की तारीखों में दर्ज हो गया इस्लामाबाद का नाम। पाकिस्तान की क्या औकात है, पाकिस्तान ने क्या तीर मारा है। नाज़रीन, तीर तो मारा है, और औकात भी दुनिया को बता दी है कि पाकिस्तान क्या कर सकता है, और पूरी दुनिया पाकिस्तान के आगे पीछे घूमती हुई नजर आ रही है। चीखें तो बनती हैं नाज़रीन। इंशाल्लाह जब कल वक्त आएगा और जुम्मे के दिन ये मुज़ाकरात आगे बढ़ेंगे, जब कोई फ्रूटफुल रिजल्ट सामने आएंगे, तो फिर मज़ीद चीखें भी आपको पड़ोसी मुल्क से सुनाई देंगी। इसी के साथ प्रोग्राम का वक्त इख्तिताम को पहुँचा है। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में अच्छी खबर के साथ दोबारा हाजिर होंगे।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।